हेलो सीएस प्रोफेशनल के बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्योर आपकी पढ़ाई एकदम जोरदार चल रही होगी। कुछ ही दिन बचे हैं अपने एग्जाम में, तो आपकी इस तैयारी में एक छोटा सा साथ देने आया हूँ। मेरा नाम है सी ए में प्रसाद भट्ट, आपका रैंकर दोस्त। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। और उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ मर्जर्स एंड अमलगमेशंस। अब ये जो टॉपिक है वो एक छोटा सा है, लेकिन श्योर शॉट आता है। मिनिमम वेटेज 5 मार्क्स, मैक्सिमम वेटेज 10 मार्क्स। ठीक है, सो देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। ये भी देखते हैं कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या है, उसे कैसे लिखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर रिवीजन ऑफ द सीआर सब्जेक्ट एंड द टॉपिक इज अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। So basic meaning is corporate restructuring implies a process where the legal ownership, क्या बोल रहे हैं, legal ownership of the company is changed. So हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में कि मर्जर में क्या होता है, वन कंपनी ओके मर्जेस विद द अदर कंपनी। ओके, सो दूसरे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है, बट जो लीगली उसका जो स्ट्रक्चर किया जाता है, जो डील को स्ट्रक्चर किया जाता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ मर्जर। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन अमलगमेशन। अलग अलग नाम हमने पढ़े, ठीक है। बट वन थिंग इज कॉमन कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को पैसे देती है, शेयर्स देती है, और वो कंपनी अपने पास ले लेती है। So there are two companies. So one is called as the transferor company. I'll just use certain words. So one is the transferor company and दूसरी है transferee company. Okay, one is the transferor company. So transferor company मतलब the company जो sell हो रही है, and transferee company कौन है, कंपनी जो buyer है। So basically क्या हो रहा है, this buyer is acquiring, this buyer is taking over, this buyer is merging, दोनों साथ में आ रहे हैं, एंड ये जो कंपनी है ट्रांसफरर वो इस कंपनी के साथ जुड़ने वाली है। सो ये जो पूरा जो अकाउंटिंग होता है वो अकाउंटिंग होगा इन द नेम ऑफ और इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी। बिकॉज मैं आपकी कंपनी ले रहा हूं, उसके बदले में आपको पैसे दे रहा हूं। ठीक है, और मर्जर के बाद हमको पता है क्या होता है, आफ्टर मर्जर द कंपनी इज डिसॉल्व। ओके, दैट मीन्स ये जो ट्रांसफरर कंपनी है, आफ्टर द मर्जर इज कंप्लीट, दिस कंपनी इज गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड एज पर द एनसीएलटी ऑर्डर। एंड देयरफॉर जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होंगे, जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज होंगे, वो सारी एंट्रीज ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में होने वाले हैं। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट कि अकाउंटिंग कैसे होता है, एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि दो कंपनी है, एक है बायर, एक है सेलर। एंड ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द ट्रांसफरी। दैट मीन्स बायर कंपनी के एंगल से हम ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट बिफोर वी गो अहेड विथ आवर कंसेप्ट्स। ठीक है, सो टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। ओके, सो अलग अलग टाइप के डील्स हैं एंड अकाउंटिंग इज नेसेसरी। सो ये बेसिकली डील होने के बाद होता है। सी देयर आर सर्टेन टॉपिक जो हमने पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव लर्न द टॉपिक से कंपटीशन एस्पेक्ट, कॉम्बिनेशंस। सो कॉम्बिनेशंस के लिए हमें अप्रूवल लेना पड़ता है मर्जर से पहले, ड्यू डिलिजेंस हमें करना पड़ता है मर्जर से पहले। ओके, सारे टैक्सेशन एंगल को देखना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी एंगल्स को देखना पड़ता है, ये सब मर्जर से पहले। ओके, वेरियस लीगल कंप्लायंसेस हैं, एनसीएलटी है, मीटिंग्स लेने होते हैं, ये सारी चीजें हैं, ये होता है मर्जर से पहले। बट ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये हमें काम आएगा मर्जर के बाद। Okay, once the deal is done, once the consideration is paid, once the assets and liabilities are taken over, उसके बाद हमें करना है recording in the books of accounts। and किसके books of accounts में, ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में हमें ये सब रिकॉर्ड करना है।
ठीक है, सो लेट अस सी इसके रूल्स क्या है, इसके मेथड्स कैसे हैं एंड ऑल दोस कंसेप्ट्स। चलिए, सो अकाउंटिंग फॉर रिस्ट्रक्चरिंग is dealt with the following thing. So बहुत सालों से चलता आ रहा है, that is your accounting standard. So this is age old. 10, 15, 20 सालों से चलता आ रहा जो है that is the normal accounting standard, और जिसमें accounting for amalgamation ये AS14, ओके, इसका नाम है accounting for amalgamations. सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे. Then as we go ahead, as इंडिया ग्लोबल की तरफ बढ़ता गया, सो हमें जरूरत पड़ी कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है उससे हमारे स्टैंडर्ड्स को अलाइन करना, उसके साथ तालमेल बैठाना. तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो है IFRS, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. सो उससे इंस्पायर होके उसके जैसे जो हमने बाद में स्टैंडर्ड बनाए, सो उसे हम बोलते हैं इंड एस. सो जो इंड एस है that is directly taken from IFRS. So similarly ये जो डील्स होते हैं उसके लिए जो IFRS था, तो वहां से हमने उसको इंडियन कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा सा चेंज किया एंड उसका नाम है इंड एस 103, और इसमें नाम दिया गया बिजनेस कॉम्बिनेशंस. So this we'll discuss in the later part of the video. ठीक है, सो पहले देखते हैं जो पहले से चलता आ रहा है इंड एस, बाद में पहले बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशंस. सो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपको पता है कि ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिजाइन करते हैं. करेक्ट, जैसे अपना CS इंस्टीट्यूट है वो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स देता है, जो ICMA इंस्टीट्यूट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देता है, वैसे ही जो CA इंस्टीट्यूट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देते हैं. So, उन्होंने AS14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, जिसमें एंट्रीज कैसे होती हैं, हाउ टू स्ट्रक्चर, हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस आफ्टर द डील इज डन. एंड जो बाद में आया दैट इज इंड AS 103, इट लेज डाउन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर कॉम्बिनेशन. दिस इज अ ब्रॉडर थिंग. आगे देखेंगे हम लोग कि दिस इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एज कंपेयर टू AS14. बाद में उसका डिफरेंस भी देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए. ठीक है, चलिए, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशंस AS14. नाउ AS14 के हिसाब से देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू मेथड्स, देयर आर टू मोड्स. हम बोल सकते हैं पहला है अमलगमेशन. वर्ड कॉमन क्या है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेस. ठीक है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि डील का स्ट्रक्चर कैसे होता है. दिस इज बेस्ड ऑन द डील स्ट्रक्चर. तो जो मर्जर की डील है वो डील कैसे डिजाइन की गई है उसके हिसाब से अकाउंटिंग होगा. सिंपल. ओके, सो AS14 क्या बोलता है, AS14 बोलता है कि आपकी जो डील है वो कैसे डिजाइन की गई है उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग करेंगे. और डील का जो स्ट्रक्चरिंग है उसमें उन्होंने दो मेथड बोले हैं. पहला आइदर इन द नेचर ऑफ मर्जर, दूसरा इन द नेचर ऑफ परचेस. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इन द नेचर ऑफ मर्जर का मतलब क्या होता है एंड जो मर्जर नहीं है वो परचेस है. सो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि देयर आर 5 कंडीशंस गिवन, कि अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो उसे बोलेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर. और पांचों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसे बोलेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस. करेक्ट, सो दिस आल्सो इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन कि हाउ टू डिफरेंशिएट कि मर्जर किसको बोलेंगे, परचेस किसको बोलेंगे. और रूल सिंपल है, मर्जर के 5 रूल्स याद रखने हैं. अगर पांचों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं होता है, मतलब एक सेटिस्फाई नहीं हुआ, दो नहीं हुआ, तीन नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ, देन इट इज कॉल्ड एज amalgamation in the nature of purchase. All 5 satisfied in the nature of merger. So क्या रूल्स है वो देखते हैं. चलिए, सो पहला रूल है, किसके रूल्स देख रहे हैं हम लोग, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, इसके रूल्स हम देख रहे हैं. सो फर्स्ट रूल इज ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर become the assets and liabilities of transferee. सिंपल, जो हमने रेड में लिखा है उतना ही आप दिमाग में रखो, आप एग्जाम में उसको
एक्सपांड करके लिख सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ट्रांसफरर कंपनी के ऑल एसेट्स, पूरे के पूरे एसेट्स, करंट एसेट हो नॉन करंट एसेट हो, करेक्ट, सारे के सारे एसेट्स एंड सारे के सारे लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रांसफरर टू ट्रांसफरी कंपनी। ओके, ये हुआ पहला कंडीशन कि सारे एसेट्स सारे लाइबिलिटीज ट्रांसफरर से ट्रांसफरी में पास ऑन हो रहे हैं। दैट इज कंडीशन नंबर 1। नाउ कंडीशन नंबर 2, सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज नहीं जा रहे हैं, शेयर होल्डर्स भी यहां से वहां जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन, मतलब मिनिमम 90% वैल्यू के शेयर होल्डर्स बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरी। ओके, सो पहली कंडीशन क्या थी, सारे एसेट्स ऑफ ट्रांसफरर ट्रांसफरी के पास चले जाते हैं, सारी लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर ट्रांसफरी के पास चले जाते हैं। शेयर होल्डर्स में 90% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनके पास वोटिंग राइट्स हैं। ठीक है, सो 90% मिनिमम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर आर रेडी टू शिफ्ट टू द ट्रांसफरी। उनको वहां पे स्वैप रेशियो के हिसाब से नए शेयर मिलेंगे, लेकिन 90% शेयर होल्डर्स यहां से वहां जाने के लिए रेडी हैं। दैट इज सेकेंड कंडीशन। ठीक है, नाउ थर्ड कंडीशन, द कंसिडरेशन, अगर 90% लोग यहां से वहां जा रहे हैं तो उनको बदले में कुछ मिलना चाहिए, तो क्या मिलता है उसे, द कंसिडरेशन फॉर अमलगमेशन बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो लोग यहां से वहां ट्रांसफर हुए हैं उनको क्या मिलता है, उनको मिलता है इक्विटी शेयर्स इन द ट्रांसफरी कंपनी। ओके, इक्विटी शेयर मिलते हैं, और ये जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है उसको बेस्ड ऑन हम बोलते हैं शेयर एक्सचेंज रेशियो। दोनों कंपनीज का होता है वैल्यूएशन। ठीक है, दोनों कंपनी का वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर एक्सचेंज रेशियो, इसको कॉमन वर्ड है स्वैप रेशियो। ओके, स्वैप रेशियो के हिसाब से ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को ट्रांसफरी कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। अगर ये रेशियो इजी हुआ 1:1, तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, एक शेयर के बदले एक शेयर। लेकिन अगर ये कैलकुलेशन कुछ ऑड हुआ, जो कि हो सकता है, ओके, ऑड हुआ हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये रेशियो हुआ 1:3। ओके, 1:3 मतलब 3 शेयर के बदले वहां का एक शेयर मिलेगा। ठीक है, 3 शेयर के बदले वहां का एक शेयर मिलेगा, लेकिन मेरे पास 4 शेयर हैं। आर गेटिंग द प्रॉब्लम? सो सपोज रेशियो क्या निकला, रेशियो निकला 3 शेयर मेरे पास है, और दूसरी कंपनी का कितना शेयर मिलेगा, एक ही शेयर मिलेगा रेशियो के हिसाब से। करेक्ट, रेशियो के हिसाब से मेरे 3 शेयर के बदले उधर एक शेयर मिलेगा। बट अगर मेरे पास 4 शेयर्स हैं, तो 4 के बदले 2 मिलेंगे क्या मुझे? द आंसर इज नो। सो क्या करेंगे, जो 4 है उसको स्प्लिट करेंगे, 3 शेयर प्लस 1 शेयर। ठीक है, वो जो 3 शेयर है उसके बदले दूसरी कंपनी का मिलेगा एक शेयर, 3:1 में रेशो में हो गया। और जो एक बचा है, फ्रैक्शन बोलते हैं, उस एक के बदले मुझे मिलेगा कैश। यहाँ पे दिया गया देखो, दैट कैश में बी गिवन फॉर फ्रैक्शनल शेयर्स। करेक्ट, सो रेशियो क्या निकला, मेरा 3 शेयर है, मैं हूं ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, यहाँ पे फिर से लिखते हैं कि ट्रांसफरर कंपनी, और यहाँ पे है ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, तो स्वैप रेशो क्या आया, स्वैप रेशो आया यहाँ के 3 शेयर्स के बदले में एक्सचेंज में उधर का मिलेगा 1 शेयर, दैट इज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन। बट सपोज यहाँ के शेयर होल्डर कोई है, सपोज मैं हूं यहाँ पे, और मेरे पास 4 शेयर्स हैं, तो 3 के बदले 1, तो 4 के बदले 2 तो हो नहीं सकते, फ्रैक्शन में शेयर्स होते नहीं है। शेयर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 1.5 शेयर, ऐसा होता नहीं है।
तो ये जो 4 शेयर्स है मेरे, तो 4 शेयर को वो क्या करेंगे, 3 शेयर्स, उसके बदले में 3 के बदले में वहां का 1 शेयर आ गया, एंड जो मेरा 1 शेयर बचा है, एक्स्ट्रा है मेरे पास ये, उसके बदले में मुझे मिलेगा कैश। प्रोपोर्शनेट फ्रैक्शन, प्रोपोर्शनेटली मुझे कैश दिया जाए। सो कैश क्या है, कैश मेन नहीं है, मेन है शेयर के बदले शेयर। ओके, शेयर के बदले शेयर ये मेन है, लेकिन अगर रेशो एग्जैक्ट मैच नहीं होता है, कुछ मेरे एक्स्ट्रा शेयर बच जाते हैं, तो एक्स्ट्रा शेयर के बदले वहां का शेयर नहीं आएगा, बिकॉज शेयर में वोटिंग पावर है। सो 3 के बदले 1 तो 4 को 2 नहीं मिलेगा, 3 के बदले 1, और जो बचा एक्स्ट्रा है उसके बदले कैश। दैट इज हाउ द सेटलमेंट हैपेंस। So condition number 1, all assets transferred, liability transferred. Condition number 2, 90% shareholders of transferor are ready to become the shareholders of transferee. Condition number 3, उनको बदले में क्या मिलेगा, शेयर वर्सेस शेयर। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं होता इक्वेशन, तो फ्रैक्शन कैश में, बट मेनली शेयर्स। ये हुआ थर्ड कंडीशन। देन फोर्थ कंडीशन है द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, बिकॉज कंपनी जा रही है तो कंपनी में अलग अलग बिजनेस भी तो है ना। सी कंपनी इज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस इज द कमर्शियल एक्टिविटी। तो कंपनी यहाँ से यहाँ जा रही है, सारे एसेट्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, शेयर होल्डर्स जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बिजनेस, तो मतलब अंडरटेकिंग बिजनेस इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड, एंड वो बिजनेस इंटेंशन टू बी कैरीड ऑन, मतलब वो बिजनेस बंद नहीं होगा, नो शटडाउन ऑफ बिजनेस, नो शटडाउन, बिजनेस विल कैरी ऑन, मतलब बिजनेस क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, इवन आफ्टर, सी द वर्डिंग, अमलगमेशन के बाद भी वो बिजनेस जारी रहेगा। दैट इज कंडीशन नंबर 4। एंड कंडीशन नंबर 5, नो एडजस्टमेंट इज मेड इन द बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बुक वैल्यू का मतलब है जो बैलेंस शीट में ट्रांसफरर के लिखे गए थे एसेट, मतलब ट्रांसफरर के बैलेंस शीट में लैंड है 2 करोड़, तो वो वहां से यहाँ दूसरे कंपनी में जाएगा 2 करोड़ पे। करेक्ट, वहां पे लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, करेक्ट 3 करोड़, तो वो वैसे का वैसा 3 करोड़ वहां पे रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे लिखा है क्रेडिटर्स 50 लाख, तो वहां से भी क्रेडिटर्स 50 लाख ही रिकॉर्ड होंगे। यहाँ पे डिबेंचर्स 70 लाख, तो वहां से वहां जाएगा तो डिबेंचर भी 70 लाख पे रिकॉर्ड होगा। सो ऑल एसेट्स, ऑल लाइबिलिटीज विल बी ट्रांसफर्ड एंड रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यूज। यहाँ पे रीवैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन वगैरह नहीं होता है। ओके, सो जब पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, कंडीशन 1, all asset liability transferred from transferor to transferee. Minimum 90% shareholders of transferor agree to become the shareholders of transferee. Shareholders are given consideration shares versus shares based on swap ratio. If there is any mismatch, थोड़ा सा odd हो जाता है, तो fraction in cash. Business of transferor will continue in the new company. No intention of shutting down the business. Business will continue. Okay, and all the assets and liabilities will be transferred at book value. No revaluation, no market value. जो बैलेंस शीट में है वैसा का वैसा वहां पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, so if all 5 conditions are satisfied, if all 5 conditions satisfied, तो उसे बोलेंगे amalgamation in the nature of merger, उसे बोलेंगे amalgamation in the nature of merger if all 5 condition satisfied. लेकिन if any one or more condition not satisfied, तो उसे बोलेंगे in the nature, amalgamation in the nature of purchase.
ठीक है, सो दिस इज द AS14 के कंडीशंस। सो इफ ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ऑल 5, तो उसे बोलेंगे इन द नेचर ऑफ मर्जर। लेकिन अगर कोई एक या कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, तो उसे बोलेंगे इन द नेचर ऑफ परचेज। एंड अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग एंट्रीज, जो जर्नल एंट्रीज हम करते हैं, तो जर्नल एंट्रीज विल डिपेंड ऑन मेथड। अगर इस मेथड से होता है तो अलग जर्नल एंट्रीज, इस मेथड से होता है तो अलग जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा कि अमलगमेशन एज पर AS14 दो टाइप का है, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेस। ओके, सो वंस ये फिक्स हो गया कि अमलगमेशन हुआ कैसे है, वेदर इन द नेचर ऑफ मर्जर है या इन द नेचर ऑफ परचेस है, वो पहले हमने देखा, जान लिया। Once you understand that, then you have to choose the method of accounting. Okay, then you have to choose the method of journal entries, किस मेथड से करने हैं। तो रूल क्या है देखते हैं। अगर amalgamation is in the nature of merger, okay, amalgamation is in the nature of merger, then accounting method का नाम है pooling of interest method। और if amalgamation is in the nature of purchase, then method का नाम है, बहुत सिंपल, परचेस मेथड। सो याद रखना भी इजी है, अगर परचेस है तो परचेस मेथड मैचिंग, और अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो मर्जर मेथड नहीं है, उसको अलग नाम दिया है, उसको बोलते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ठीक है, सो आई समराइज कि डील का स्ट्रक्चर कैसे हुआ है, जो मर्जर डील है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे हुआ है। अगर इट इज इन द नेचर ऑफ मर्जर, मतलब ऑल 5 कंडीशंस सेटिस्फाइड, या फिर इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ परचेज मतलब कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड। ओके, तो अगर सारे कंडीशन सेटिस्फाइड तो अकाउंटिंग मेथड का नाम है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। एंड अगर इन द नेचर ऑफ परचेस है, देन अकाउंटिंग मेथड का नाम है परचेस मेथड। ठीक है, सो डील का स्ट्रक्चर इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेस, एंड अकाउंटिंग का मेथड का नाम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड या परचेस मेथड। ओके, नाउ लेट अस सी ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में होता क्या है और परचेस में होता क्या है। चलो पहला देखते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। सो द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इज यूज्ड इफ अमलगमेशन, सबसे पहले कहां पे यूज होता है, इफ नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, ना वन कॉमन मिस्टेक, बच्चे क्या करते हैं, सवाल पूछा है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड बताओ। ठीक है, सवाल होता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के बारे में बताओ, और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये ऊपर के 5 कंडीशन लिख के आ जाते हैं, एंड देन इट इज गॉन जीरो, बिकॉज ये 5 कंडीशन किसके हैं, इन द नेचर ऑफ मर्जर है कि नहीं, उसके आइडेंटिफिकेशन के ये 5 कंडीशन है। और सवाल क्या था, अकाउंटिंग कैसे होगा, सवाल था अकाउंटिंग कैसे होगा, और बच्चे लिख के आते हैं मर्जर कैसे होगा। ओके, सो आर यू गेटिंग द डिफरेंस। तो ये दो अलग सवाल हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल, सवाल पढ़ो, अकॉर्डिंगली जवाब लिखो। सो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। नाउ पूलिंग का मतलब है इकट्ठा करना, एग्जैक्टली ज्वाइन करना। द वर्ड पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस ऐसे यूज होता है, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस। तुम्हारे पास 10,000 है, मेरे पास 10,000 है, टोटल 20,000, सिंपल एडिशन। तुम्हारे पास 2 टीवी है, मेरे पास 3 टीवी है, 5 टीवी हो गए, एडिशन। सो पूलिंग का मतलब है सिंपली दोनों को इकट्ठा करना, दोनों को एक साथ रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड एज पूलिंग, ज्वाइन करना, वैसा का वैसा। सो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में क्या होगा, द अकाउंटिंग इज डन एट द बुक वैल्यूज कैरिंग अमाउंट।
हमने देखे थे कि ऑल एसेट्स लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड एंड ऑल एसेट लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू. ओके, सो इफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू तो वैसा का वैसा वो रिकॉर्ड होगा. मींस फॉर एग्जांपल, मेरे पास जमीन थी 3 करोड़, तुम्हारी कंपनी को मैंने खरीद लिया, तुम्हारी जमीन मेरे पास आ गई 2 करोड़, तो मेरे 3 तुम्हारे 2 डायरेक्ट 5. मेरे डेटर्स है 70 लाख, तुम्हारे डेटर्स आ गए 80 लाख, तो मेरे 70 तुम्हारे 80 150 लाख डायरेक्ट ऐड. मेरा बैंक लोन था 40 लाख, तुम्हारा बैंक लोन था 30 लाख, 40 प्लस 30 70 लाख डायरेक्ट ऐड. सो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में डायरेक्ट ऑल एसेट्स सेम टाइप के एसेट्स आर एडेड. लैंड है तो लैंड ऐड, डेटर्स है तो डेटर्स ऐड, मशीनरी ऐड as it is no change in values. So following are the accounting rules of this method. This मतलब कौन सा? Pooling of interest. Okay. So all assets and liabilities अभी पढ़ा हमने book value as it is. Then asset liability should be recorded at carrying amounts as on the date of amalgamation. So जिस डेट पे बैलेंस शीट फाइनलाइज की गई थी, ऑडिटेड वैल्यूएशन पे उठाई गई, वो डेट के एसेट लायबिलिटीज हम लेते हैं. और व्हेन यू से एसेट एंड लायबिलिटीज तो साथ में पी एंड एल बैलेंस भी जाएगा एज इट इज, रिजर्व्स भी जाएंगे एज इट इज. वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस कंबाइंड विद द प्रॉफिट एंड लॉस एज इट इज. जनरल रिजर्व add with the general reserve as it is. वहां का जनरल रिजर्व है 140, यहाँ का जनरल रिजर्व है 70, 140 प्लस 70 210 as it is add. सिर्फ डिफरेंस कहां पे आ सकता है? ठीक है, सब ऐड तो कर रहे हैं, बट सपोज दोनों कंपनीज के ना अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग. मतलब मैं एसेट को डिप्रिशिएट करता हूं स्ट्रेट लाइन मेथड से, सामने वाली कंपनी वाज यूजिंग WDV मेथड. ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा हमको अकाउंटिंग मेथड एडजस्ट करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग? अकाउंटिंग अगर मेथड ही अलग थे, पॉलिसी कि ट्रांसफरर वाज यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस, ट्रांसफर इज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड. अब एसेट तो जोड़ दिए, लेकिन वो डेप्रिसिएशन को स्ट्रीमलाइन मतलब यूनिफॉर्म करने के लिए थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़े, तो वो उतना करना पड़ता है. अदरवाइज एज इट इज एड. तो जो भी हम चेंजेस करते हैं, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस, ये आपको अलग से दिखाना पड़ता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5. बिकॉज हमने अकाउंटिंग में चेंजेस किए ना, बिकॉज चेंजेस भी क्यों किए? वो मेथड को मैच करने के लिए. तो उसके लिए जो भी ऊपर नीचे हुआ वो भी डिस्क्लोज करना जरूरी है. इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, बैंकर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन्हें डिस्क्लोज करना जरूरी है. देन द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिकॉर्डेड एज शेयर कैपिटल इशूड बाय ट्रांसफरी and the amount of share capital of the other company should be adjusted in reserves. ये main differentiating point है between the two methods. Okay, पहले पढ़ते हैं, then I'll show you the calculation. If consideration paid is less, वहां से assets ज्यादा आए, हमने कम पैसा दिया, मतलब मुझे net assets मिले suppose 100 लाख और मैंने शेयर इशू किए 80 लाख, तो 100 के assets आए, 80 ही गया, तो 20 लाख का फायदा हो गया. तो ये जो फायदा है या नुकसान है जो भी है इन दिस अकाउंटिंग मेथड, मतलब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में, ये फायदा हो या नुकसान हो, ये कहां पे एडजस्ट होता है? ये रिजर्व्स में एडजस्ट होता है. और कौन सा रिजर्व? सबसे पहले कैपिटल रिजर्व को लेना है, बिकॉज इट्स अ कैपिटल ट्रांजैक्शन. एसेट लायबिलिटी, इट्स अ कैपिटल ट्रांजैक्शन, एंड देयरफॉर प्रॉफिट हो या लॉस हो, कहां पे एडजस्ट होगा? रिजर्व्स में. और सबसे पहले कौन से रिजर्व्स में? कैपिटल रिजर्व्स में. ठीक है, अगर हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया तो वहां से एसेट्स तो आए 100 और हमने शेयर्स दिए 130, एक्स्ट्रा दिया, तो हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए, मतलब इन अ वे हमारे लिए लॉस है. ठीक है, तो वो लॉस भी क्या होगा? लॉस मतलब क्या है? रिजर्व्स को हम कम करेंगे. एंड रिपीट, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में अगर अगर हमने कम शेयर्स इश्यू किए, हमारा फायदा होगा, तो रिजर्व्स बढ़ेंगे. हमने ज्यादा शेयर इश्यू किए, हमारे लिए लॉस है, तो रिजर्व्स
कम होंगे। सो जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस होंगे रिजर्व्स में। चलिए, नाउ व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू आई विल पुट इट इनटू अकाउंटिंग लैंग्वेज। चलो देखते हैं, ठीक है। सो सपोज एग्जांपल के लेते हैं कि मैंने जो सारे एसेट्स लिए हैं, ओके, सो जो एसेट्स मैंने लिए हैं वो एसेट्स हैं सपोज 150, अब लाख समझो, करोड़ समझो, जो भी है। देन मैंने जो लाइबिलिटीज वहां से लिए हैं, तो लाइबिलिटीज मैंने लिए हैं से 50, ठीक है, मतलब नेट एसेट्स। सो नेट एसेट्स हैं 100 लाख, 100 करोड़, वॉट, ठीक है। इसके बदले में मैं क्या दे रहा हूं, याद है, कंसिडरेशन हैज टू बी इन शेयर्स। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। सो पॉसिबिलिटी नंबर 1, I issued equity shares. I issued equity shares of exactly 100. ये भी 100 है, मैंने शेयर्स भी दिए 100। तो जर्नल एंट्री क्या होगी देखते हैं। वहां के एसेट्स आ गए, सो एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने के एसेट्स आए 150। टू लाइबिलिटी, क्रेडिट है उसको 50, एंड टू इक्विटी कैपिटल, मैंने शेयर इशू किए 100, करेक्ट, शेयर इशू किए 100, टैली हो गया। डेबिट 150, क्रेडिट 50 और 100 150। दैट इज फर्स्ट सिचुएशन। ना सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में मैंने इक्विटी शेयर्स इशू किए 80। जर्नल एंट्री क्या होगी, एसेट्स तो 100 के आए, सो एसेट्स अकाउंट डेबिट 150, सॉरी, टू लायबिलिटी 50, टू इक्विटी 80, करेक्ट। सो 20 का मुझे फायदा हुआ बिकॉज वहां से नेट एसेट कितने आए, नेट आए 100 और बदले में मैंने कितना दिया 80। तो जो फायदा हुआ वो फायदा मुझे लिखना है एडजस्टेड इन रिजर्व्स। सो बैलेंसिंग फिगर टू कैपिटल रिजर्व 20, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे हुआ है गेन। यहाँ पे क्या हुआ, पहले कंडीशन में सेम, नॉट एप्लीकेबल, गेन नहीं, लॉस नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे गेन हुआ और वो गेन मैंने कहाँ पे ऐड किया, कैपिटल रिजर्व में ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे ओके। नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी, मैंने इक्विटी शेयर इशू किए ₹130। सो वहां से एसेट कितने आए, नेट एसेट्स 100, मैंने कितने शेयर दिए 130। तो यहाँ पे होगा एसेट अकाउंट डेबिट 150, टू लायबिलिटी 50, टू इक्विटी शेयर इशूड 130, ओके। तो क्या करें अभी, ये देखिए 150, तो यहाँ पे मैंने ज्यादा शेयर दिए, तो ज्यादा शेयर ये मतलब इन अ वे मेरे लिए हो गया लॉस। तो जो लॉस है वो मेरे कैपिटल रिजर्व में से कम होगा, सो कैपिटल रिजर्व डेबिट 30, बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब है एडजस्टमेंट मेड इन रिजर्व्स। अगर गेन होता है तो हमने रिजर्व्स में उसको जोड़ दिया, अगर लॉस हुआ तो हमने रिजर्व्स में से उसको हटा दिया। तो जो भी एडजस्टमेंट होता रिजर्व्स में होता। ये कौन सी मेथड की बात कर रहे हैं, ये है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में ऐसा होता है। दिस इज द वर्किंग ऑफ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। सो अगर सेम सेम है तो नो प्रॉब्लम, हमने कम पैसा दिया फायदा हो गया तो रिजर्व्स बढ़ गया, हमने ज्यादा पैसे दिए लॉस हो गया तो रिजर्व्स को हमने डेबिट कर दिया। तो रिजर्व्स को डेबिट करना मतलब रिजर्व्स
कम करना। दैट इज हाउ द कैलकुलेशन हैपेंस इन केस ऑफ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अगर कैपिटल रिजर्व है ही नहीं कम करने के लिए तो अब जनरल रिजर्व कम करो। यहाँ पे देखो कि कैपिटल रिजर्व हमने 30 से कम कर दिया, बट सपोज कैपिटल रिजर्व था ही नहीं बैलेंस शीट, कैपिटल रिजर्व था ही नहीं, जनरल रिजर्व था, तो कोई बात नहीं, पहला प्रेफरेंस कैपिटल रिजर्व कम होगा, वो नहीं है तो जनरल रिजर्व कम होगा। जनरल रिजर्व भी नहीं है तो फिर पी एंड एल को हिट करेंगे। करेक्ट, पी एंड एल, बिकॉज ये क्या है, ये सारे गेन्स है ना, पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व उसको भी क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल रिजर्व उसे भी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सबसे पहले किसको उड़ाएंगे, कैपिटल रिजर्व को उड़ाएंगे। फिर भी नहीं हो रहा है तो जनरल रिजर्व को उड़ाएंगे, फिर भी कम पड़ रहा है तो पी एंड एल को उड़ाएंगे, और फिर भी कम पड़ रहा है तो इन दैट केस लॉस ऑन अमलगमेशन करके रिकॉर्ड होगा। तो कैपिटल रिजर्व भी चला गया, जनरल रिजर्व भी चला गया, पी एंड एल खत्म हो गया, फिर भी लॉस है, देन दैट लॉस विल बी रिकॉर्डेड एज लॉस ऑन अमलगमेशन, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखा जाए। दैट इज द अकाउंटिंग पार्ट। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी जो मैंने बताया आपको कि द लॉस इज एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व। सबसे पहले तो पहला प्रेफरेंस किसको उड़ाएंगे, कैपिटल रिजर्व, उसके बाद रेवेन्यू रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, उसके बाद भी सफिशिएंट नहीं हुआ तो तीसरा रैंक आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, उससे कम करेंगे लॉस की, और सब करके भी नहीं हुआ तो डिफरेंस इज रिफ्लेक्टेड ऑन द एसेट साइड इन अ सेपरेट हेडिंग। मतलब पी एंड एल भी चला गया फिर भी लॉस है, करेक्ट, तो यहाँ पे लॉस ऑन अमलगमेशन ऐसे अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, लॉस ऑन अमलगमेशन, बिकॉज कैपिटल रिजर्व चला गया, जनरल रिजर्व चला गया, पी एंड एल खत्म हो गया, फिर भी लॉस है, सो ये लास्ट ऑप्शन बचता है। तो ये सब कहाँ पे है, ऑल ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, उसके ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। ठीक है, परचेज मेथड इजी है, करेक्ट, परचेज मेथड इजी है। परचेज मेथड कब यूज करते हैं, when जो ऊपर के 5 कंडीशन थे ना उनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो परचेज मेथड, अकाउंटिंग का भी नाम परचेज मेथड। तो यहाँ पे क्या होगा, एसेट एंड लाइबिलिटीज आइदर बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू, जरूरी नहीं है कि बैलेंस शीट के पे ले जाए, वो मार्केट प्राइस पे भी उसको लिख सकते हैं। मतलब जमीन लिखी है बैलेंस शीट में 2 करोड़, उसकी आज की मार्केट प्राइस 5 करोड़ है, मैंने 5 करोड़ लिख दी, चलेगा। डेटर्स दिख रहे हैं 50 लाख, बट एक्चुअली बैड डेट 10 लाख है, मैंने 40 लाख ही लिखे, चलेगा। मतलब सारे वैल्यूज को हम अलग लिख सकते हैं। देन सेकंड इंपॉर्टेंट है, परचेज मेथड में रिजर्व्स आर नॉट टेकन, वहां के रिजर्व्स वहां छोड़ दिए। पहले मेथड में क्या था, रिजर्व्स भी मेरे पास आते हैं, बट परचेज मेथड में रिजर्व्स वहीं पे छोड़ दो, उसको लाना नहीं है, सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स शैल बी इंक्लूडेड। स्टैट्यूटरी मतलब जो लीगली क्रिएट किए, जैसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इनकम टैक्स की वजह से क्रिएट किया, वो कंटिन्यू होगा। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व वो कंटिन्यू होगा, बट जो जनरल रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जो हम खुद ही बनाते हैं, तो जो खुद ही रिजर्व बनाते हैं उसको लेके नहीं आना है, लेकिन जो स्टैट्यूटरी है, लीगली क्रिएटेड रिजर्व्स है, दे विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रांसफरर टू ट्रांसफरी कंपनी। देन कंसिडरेशन, ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखिए, इफ कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, देन ये जो डिफरेंस है ये गुडविल के नाम से रिकॉर्ड होगा। गुडविल, चलो तुरंत एग्जांपल दिखाता हूं, सेम ऊपर के नंबर्स लेते हैं। नेट एसेट्स हमारे थे 100 और मैंने इक्विटी शेयर्स इशू किए 130, तो एंट्री क्या होगी, ज्यादा पैसे दिए ना मैंने, तो एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट 150
टू लायबिलिटी 50 टू इक्विटी कैपिटल 130, और ये जो अभी गैप आया है, ये जो डिफरेंस आया है, दैट डिफरेंस इज शोन एज गुडविल, बैलेंसिंग फिगर गुडविल। तो ये गुडविल कौन से मेथड में आएगा? गुडविल आएगा परचेस मेथड में। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में सब रिजर्व्स में एडजस्ट होगा, कैपिटल रिजर्व बढ़ गया, कैपिटल रिजर्व कम हो गया। लेकिन परचेस मेथड में गुडविल इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। सो गुडविल अराइजिंग अमलगमेशन शुड बी amortized। जैसे गुडविल रिकॉर्ड होता है, वो अगले 5 सालों में धीरे धीरे करते करते, कम करते करते वो खत्म भी करते हैं। उसके भी रूल्स देखते हैं, आगे आएंगे उसके रूल्स ऑफ अमोर्टाइजेशन। ठीक है। सो अगर ज्यादा पैसे आए तो गुडविल में रिकॉर्ड होगा, अगर कम हुए, वो भी बता देता हूं, अगर कम पैसे दिए मैंने, ये कॉमन ही है, नेट एसेट्स 100 एंड इक्विटी शेयर्स दिए सपोज 70, कम दिए, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 150, लायबिलिटी क्रेडिट 50, देन इक्विटी कैपिटल 70, एंड यहाँ पे सेम है कैपिटल रिजर्व्स, बैलेंसिंग फिगर 30। तो जब ज्यादा देते हैं तो गुडविल में जाता है, जब कम देते हैं तो कैपिटल रिजर्व में रिकॉर्ड होगा। तो कम में दोनों मेथड में सेम ही है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में भी कम पैसे दिए, कैपिटल रिजर्व, परचेस में भी कम पैसे दिए, कैपिटल रिजर्व। लेकिन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में ज्यादा पैसे दिए तो कैपिटल रिजर्व कम करते हैं, और परचेस मेथड में अगर ज्यादा पैसे दिए तो वो डिफरेंस गुडविल में रिकॉर्ड होगा, गुडविल के नाम से रिकॉर्ड होगा। ठीक है, दैट इज द अकाउंटिंग हाउ द जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। चलिए, सो 5 मार्क्स क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस। सो अभी तक हमने एक 5 मार्क्स क्वेश्चन देखा कि वो 5 कंडीशंस क्या है, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज। अगला 5 मार्क का सवाल आ गया, डिफरेंस बिटवीन बोथ द मेथड्स। एंड रिमेंबर, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग मेथड बोला है, प्लीज रिमेंबर ये अकाउंटिंग मेथड है। ये अगर पूछा तो आप ऊपर परचेस और मर्जर मत लिखना, ये अलग है, ये अकाउंटिंग मेथड का डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, ऑल 5 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो ये मेथड आता है, जब कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड है तो ये मेथड आता है। देन यहाँ पे डिफरेंस इज एडजस्टेड इन रिजर्व्स, यहाँ पे डिफरेंस इज एडजस्टेड इन गुडविल, अभी देखा हमने। देन यहाँ पे ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड, यहाँ पे ऑल एसेट मे नॉट बी ट्रांसफर्ड, यहाँ पे ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू, यहाँ पे ट्रांसफर्ड एट डिफरेंट वैल्यू। इस पॉइंट को आप 2 में तोड़ सकते हो, मतलब पॉइंट बढ़ गया आपका। देन पूलिंग में रिजर्व्स आर ट्रांसफर्ड, और यहाँ पे ओनली स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, बाकी सब छोड़ देते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर्ड, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट ट्रांसफर्ड। रिजर्व छोड़ दिए, वैसे पी एंड एल भी छोड़ दिए। सो दीज आर द 5, और एक कम और 2 में तो 6 पॉइंट्स। तो सवाल 5 मार्क का है, 6 पॉइंट्स हैं। यहाँ भी आप पहले इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। क्या इंट्रोडक्शन लिखोगे कि अमलगमेशन कैन बी इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन कैन बी इन द नेचर ऑफ परचेस, एंड फॉलोइंग आर द मेथड्स, और उसका डिफरेंस, एंड ऐसे करके डिफरेंस के पॉइंट्स लिख दो। डन। सो यहां तक अपने 10 मार्क्स तो कंफर्म हो गए। सो कंसिडरेशन फॉर अमलगमेशन, नाउ इजी। The consideration means the aggregate of shares and other securities issued. So consideration में आप इक्विटी शेयर भी दे सकते हो, कंसिडरेशन में आप प्रेफरेंस शेयर भी दे सकते हो। एंड पेमेंट मेड थ्रू कैश और अदर एसेट्स। रिमेंबर, अगर नेचर ऑफ मर्जर है तो सिर्फ शेयर वर्सेस शेयर, और नेचर ऑफ परचेस है तो शेयर्स, डिवेंचर, कैश, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। देन कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन, वैल्यूएशन से बनेगा स्वैप रेशो। ठीक है, तो ये सब ओके है।
देन रिजर्व्स पता है इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा, तो ऑल द रिजर्व्स विल अपीयर इन द न्यू कंपनी, ट्रांसफर ही किस में आ जाएंगे। एंड अगर इन द नेचर ऑफ परचेस होगा, द आइडेंटिटी ऑफ रिजर्व्स इज नॉट रिजर्व। सेम गोज विथ प्रॉफिट एंड लॉस, इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा, देन बैलेंस इज ट्रांसफर्ड, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज एडेड, ट्रांसफर हो जाएगा। और इन द नेचर ऑफ परचेज होगा, देन लूजेस द आइडेंटिटी, प्रॉफिट एंड लॉस छोड़। गुडविल, सिर्फ गुडविल पे 5 मार्क का शॉर्ट नोट पूछा गया है। गुडविल ऑन अमलगमेशन, उसके ट्रीटमेंट और क्या होता है आगे, 5 मार्क्स। ठीक है, सो गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगमेशन इज द, पहले मीनिंग लिखना पड़ेगा, इज द एक्सेस कंसिडरेशन एज कंपेयर टू नेट एसेट्स। हमने एग्जांपल है, एसेट्स आए, नेट एसेट्स आए 100, हमने दिए 130 एक्स्ट्रा दिए, तो जो एक ऊपर का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। एंड गुडविल कौन से मेथड में आता है वो भी लिखना है, गुडविल ऑलवेज इन परचेस मेथड, सिर्फ परचेस मेथड में गुडविल लिया जाएगा। सो गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, यस पता है हमको। एंड गुडविल विल बी अमोर्टाइज, अमोर्टाइज का मतलब है जैसे टेंजिबल एसेट में बोलते हैं डेप्रिसिएशन, लैंड सॉरी बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, मशीनरी डेप्रिसिएशन, व्हीकल डेप्रिसिएशन, वैसे गुडविल जो इनटेंजिबल है देयर वी यूज द वर्ड अमोर्टाइजेशन। और आगे जाके एक और वर्ड पढ़ेंगे इम्पेयरमेंट, वो इन डेज में आता है। ठीक है, सो गुडविल विल बी अमोर्टाइज्ड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा कम करते करते, सो अमोर्टाइज मतलब धीरे धीरे उसको रिड्यूस करते जाना है, रिड्यूस करते करते 5 सालों तक वो जीरो बन जाएगा। तो अभी सपोज 100 है तो फिर वो 80, 60, 40, 20, 0, सिस्टमैटिकली उसे कम करते जाना। 5 साल ही मैक्सिमम दिए हैं, उससे कम में करना है बेटर चलेगा। तो 5 साल के बदले में 3 साल में जीरो कर दिया, 100 था, 33, 33, 34, जीरो खत्म चलेगा। या 25, 25, 25, 25, 4 साल में जीरो खत्म चलेगा। लेकिन अगर 5 साल से आगे जाते हो तो आपको अलग से वैल्यूएशन, ऑडिटर सर्टिफिकेट वगैरह लेके आप 5 से आगे जाते हो। ठीक है, सो लेस देन 5 years इट्स ओके, किसी को बताने की मतलब रिकॉर्ड करना है, ऑडिटर को बताना है, बट नथिंग हैसल्स, कुछ नहीं, इजी है। बट इफ इट इज मोर देन 5 years देन आपको अलग से जस्टिफिकेशन, अलग से रिपोर्ट वैल्यूएशन करके बताना पड़ेगा कि व्हाई इट इज मोर देन 5 years। एंड अमोर्टाइजेशन क्यों करते हैं, लाइफ कैसे डिसाइड होती है, फैक्टर देखते हैं। पहले लाइफ ऑफ द बिजनेस और इंडस्ट्री, मतलब स्टार्टअप है कितनी लाइफ बची है, या ऑलरेडी मैच्योर्ड बिजनेस है, या वोलेटाइल बिजनेस है, उस पर आपका गुडविल डिपेंड करेगा। देन ऑब्सोलोसेंस, अगर टेक्नोलॉजी है या डिमांड में फर्क पड़ता है, इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बहुत ही साइक्लिकल बिजनेस है, सीजनल बिजनेस है, उसके हिसाब से गुडविल में फर्क पड़ेगा। देन गुडविल समटाइम्स लोगों की वजह से होता है, टॉप मैनेजमेंट बढ़िया है इसलिए गुडविल बढ़िया है। जब मैंने कंपनी को लिया तो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट इतने बढ़िया है कि मेरे गुडविल बढ़ गया, लेकिन उनमें से जो मेन लोग हैं वो 3 साल बाद रिटायर होने वाले हैं, तो अगर वही रिटायर हो गए 3 साल बाद तो गुडविल भी 3 साल बाद कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली गुडविल को मैनेज करना है, रिकॉर्ड करना है। देन कॉम्पिटिटर्स, सो कॉम्पिटिटर्स मतलब हम लोग तो साथ में आगे बढ़ रहे हैं, बट कॉम्पिटिटर्स का भी मर्जर हो गया तो उन्होंने कुछ फॉरेन कंपनीज जॉइंट वेंचर कर लिया, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो मेरा गुडविल कम हो जाएगा, वो भी चेक करके गुडविल को कम करना। एंड एनी अदर लीगल, रेगुलेटरी, कॉन्ट्रैक्चुअल, फॉर एग्जांपल कंपनी के पास नया पेटेंट आया है, ओके कंपनी के पास पेटेंट है और पेटेंट के ही सिर्फ 4 ही साल बचे हैं, ओनली 4 years लेफ्ट फॉर द पेटेंट टू एक्सपायर, तो मतलब गुडविल 4 साल ही रहेगा, उसके बाद पेटेंट की लाइफ खत्म, गुडविल खत्म। सो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं फॉर गुडविल, कितने साल रखना है, कितने साल में उसको जीरो कर देना है। देन अमलगमेशन अगर होता है, फॉर एग्जांपल अभी है मंथ ऑफ मई, ठीक है, बैलेंस शीट तो 31 मार्च की फाइनल है, एजीएम होगा अगस्त में। ठीक है, देखो प्रॉब्लम क्या हुआ है,
बैलेंस शीट 31 मार्च तक बनी है, लेकिन अमलगमेशन हुआ है इन द मंथ ऑफ मई जून, मतलब बैलेंस शीट के बाद। और एजीएम कब है? एजीएम है अगस्त में। तो सवाल पूछा गया कि एजीएम में कौन सी बैलेंस शीट रखी जाए, अमलगमेशन के पहले वाली, अमलगमेशन के बाद वाली। तो कोई बोलेगा सर अगस्त में तो एजीएम है, जून में तो हो गया अमलगमेशन, तो अमलगमेशन की बाद वाली दिखाओ। दूसरा बोलेंगे सर एजीएम तो होता है फाइनेंशियल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च, तो 31 मार्च की बताओ। तीसरा स्टूडेंट बोला सर दोनों बैलेंस शीट दे दो, एक मार्च वाली दे दो, एक जून वाली दे दो, जिसको तो देखना है देख लेगा। सो लीगली, तो अगर लीगली सोचेंगे तो बैलेंस शीट होगी 31 मार्च वाली, बिकॉज एजीएम इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंड देयरफॉर 31 मार्च की बैलेंस शीट होगी। यहाँ पे लिख देता हूँ। सो बैलेंस शीट होगी 31 मार्च की। लेकिन एज अ डिस्क्लोजर, ये देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ऐसा अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। सो बैलेंस शीट दिखाएंगे 31 मार्च की, लेकिन अलग से सेपरेट डिस्क्लोजर किया जाएगा फॉर द अमलगमेशन। अमलगमेशन की जानकारी दी जाएगी, बट बैलेंस शीट होगी 31 मार्च तक की। देन बाकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ये पढ़ लो, इसके आने के चांसेस कम है। सो 5-6 अटेम्प्ट में शायद एक बार, वेरी रेयर। सो इसको जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेना, अभी पढ़ के फायदा भी नहीं है, अभी पढ़ के भूल जाओगे। सो जस्ट 1 डे बिफोर द एग्जाम जस्ट गो थ्रू द डिस्क्लोजर्स। कि डिस्क्लोजर मतलब क्या है कि किस टाइप से मर्जर हुआ है, वेदर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट से है, दैट इज इन द नेचर ऑफ मर्जर है, इन द नेचर ऑफ बिजनेस है, परचेज है, दोनों कंपनी की इंफॉर्मेशन क्या है, अकाउंटिंग कैसे कर किया है, तो ऑल दिस, गुडविल कैसे कैलकुलेट हुआ है, ये सारे डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। अगर कंपनी लिस्टेड है देन स्टॉक एक्सचेंज को भी फाइलिंग करना पड़ेगा एज पर एलओडीआर। ओके, एज पर एलओडीआर वी हैव टू submit all the documents, all the disclosures to the respective stock exchange. ओके, सो यहाँ पे आपका खत्म हुआ AS14। अब जाते हैं इंड AS103, बिजनेस कॉम्बिनेशन, जो लेटेस्ट है अभी रिसेंट पास्ट में, इस पे भी सवाल आए हैं। सो बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो उससे पहले उन्होंने डिफाइन किया भाई बिजनेस मतलब क्या। तो बिजनेस इज सिंपल, उन्होंने बोला है देयर इज इनपुट, मतलब रॉ मटेरियल अंदर जाएगा, देयर इज अ प्रोसेस जिसपे उस पे काम होगा, एंड देयर इज आउटपुट मतलब फिनिश गुड्स। करेक्ट, सो रॉ मटेरियल अंदर जाएगा, उसमें प्रोसेस मतलब उस पे काम होगा, एंड फिनिश गुड्स बाहर आएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बिजनेस। एकदम बेसिक से शुरू हो गए। बिजनेस मतलब क्या, इजी। सो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फिनिश गुड्स, बिजनेस। अगला मीनिंग दिया बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब क्या। सो बिजनेस कॉम्बिनेशन इज अ ट्रांजैक्शन वेयर अगेन एक्वायरर obtains control over one or more businesses। दो बिजनेस कंबाइन हो गए, एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को ले लिया, कॉम्बिनेशन। इट इज आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर सेपरेट एंटिटीज, दो कंपनीज, दो बिजनेसेस साथ में आना, उसे बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। उनके एसेट्स भी साथ में आ गए, जैसे बिजनेस आ गए, बिजनेस के एसेट्स आ गए, बिजनेस के लाइबिलिटीज भी साथ में आ गए, एंड दोनों आ गए अंडर अ सिंगल एंटिटी। सो पहले वो दो बिजनेस थे, अभी दोनों साथ में आ गए, मतलब उसका भी ओनर एक ही है, कंट्रोल एक ही के पास आया है। सो इसमें अलग देखो, एज पर इंड AS 103 ऑल बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक ही मेथड है, दैट इज परचेज मेथड। इसमें पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं। आगे देखेंगे डिफरेंशिएशन भी आएगा, वो भी एग्जाम क्वेश्चन है, बट पहला डिफरेंस दिख गया, परचेज मेथड ही होगा। एंड एक्विजिशन विल बी ऑन फेयर वैल्यूज, जरूरी नहीं है बुक वैल्यूज, मार्केट प्राइसेस, मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, उसी पे सब ट्रांसफर ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज होंगे। Example, if X Limited acquires 70% shares of Y Limited, it is a case of business combination, even if X and Y will continue to exist। जरूरी नहीं कि एक कंपनी डिसॉल्व,
साथ में है, साथ में काम कर रहे हैं, तुम्हारे 70% शेयर मेरे पास है, मतलब मोर देन 50 है, आई एम कंट्रोलिंग योर कंपनी। देन अगला सवाल है, जब अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन पे सिर्फ शॉर्ट नोट पूछे तो उसमें यह भी लिखना है कि इंड एस 102 डज नॉट अप्लाई। कहां पे ये अप्लाई नहीं करता? नंबर 1 जॉइंट वेंचर, नंबर 2 एक्विजिशन ऑफ एसेट्स दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस। मतलब मैंने उस कंपनी के सिर्फ मशीन ले लिया, उसका बिजनेस नहीं ले रहा हूं मैं, मैंने उस कंपनी के ना सिर्फ लैंड उठा ली, करेक्ट, मैं उसका बिजनेस नहीं करने वाला, उसका बिजनेस अलग है। उसकी मशीन उठा ली मैंने तो मेरे बिजनेस में काम आएगी, उसकी बिल्डिंग उठा ली, करेक्ट, उसका अलग बिजनेस है, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसका बिजनेस क्या है, मैंने सिर्फ एसेट ले ली, बिजनेस नहीं लिया। एग्जाम्पल, मैंने कोई स्कूल है, स्कूल के पास एक जमीन थी, मैंने वो जमीन ले लिया और उस जमीन पे हॉस्पिटल शुरू कर दिया, तो मेरा स्कूल से संबंध ही नहीं है, मैंने सिर्फ स्कूल से क्या किया, जमीन खरीदी, एसेट खरीदी। दूसरा एक हॉस्पिटल है, मैंने हॉस्पिटल की बिल्डिंग खरीद ली, लेकिन उस बिल्डिंग में मैं क्या बना रहा हूँ, हॉस्टल बना रहा हूँ, हॉस्टल बच्चों के लिए। तो बिल्डिंग है, हॉस्पिटल बिजनेस नहीं है। यहाँ पे भी इंड एस 103 डज नॉट अप्लाई, ठीक है। एंड थर्ड थिंग जहां पे डजंट अप्लाई, अकाउंटिंग फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस अंडर कॉमन कंट्रोल। So common control business combination means a business combination involving entities or businesses in which all are ultimately controlled by the same party, both before and after the combination। important word है, मतलब एग्जांपल ले सकते हैं होल्डिंग सब्सिडियरी। बिफोर द डील होल्डिंग मेरे पास थी, सब्सिडियरी का मेरे पास ही कंट्रोल था, अब सिर्फ दोनों को साथ में लेके आ गए, मतलब पहले भी मैं ही कंट्रोल में था, बाद में भी मैं ही कंट्रोल में। तो इन सच सिचुएशन आल्सो इंड एस 103 इज नॉट एप्लीकेबल, करेक्ट। सो 5 मार्क्स क्वेश्चन, व्हाट इज बिजनेस, उसी में व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, और उसी में इंड एस 103 डज नॉट अप्लाई, ये सब मिला के 5 मार्क्स। नेक्स्ट हमेशा पूछा गया 5 मार्क्स, डिफरेंस बिटवीन एस 14 एंड इंड एस 103। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे एस 14 ओनली अमलगमेशन एंड यहाँ पे वेरियस टाइप्स, टेक ओवर भी आएगा, एक्विजिशन भी आएगा, बायआउट भी आएगा, सब। एस 14 परचेज मेथड, commonly controlled enterprises using purchase method। बिजनेस कॉम्बिनेशन सिर्फ ये एक्सेप्शन है, कॉमनली कंट्रोल में पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। एस 14 एसेट लाइबिलिटी बुक वैल्यू, यहाँ पे एसेट लाइबिलिटी मार्केट वैल्यू। यहाँ पे गुडविल इज अमोर्टाइज्ड ओवर 5 years, यहाँ पे गुडविल इज नॉट अमोर्टाइज्ड बट टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट। मैंने बोला था ये वर्ड आएगा, इम्पेयरमेंट। सो इम्पेयरमेंट का भी मतलब है रिडक्शन इन वैल्यू, बट इम्पेयरमेंट इज टेस्टेड, मतलब से रैंडमली अज्यूम करके नहीं उड़ाते, इट इज टेस्टेड एवरी ईयर कि इस साल में कितना फर्क पड़ा है गुडविल में, कितना कम हुआ है, तो हर साल शायद अलग अलग अमाउंट कम करे, तो उसका हर साल अलग से टेस्टिंग होता है। इसमें क्या है, 1/5 1/5 1/5 कर सकते हैं। एंड अकाउंटिंग इज डन एज पर फिगर्स ऑफ अपॉइंटेड डेट। अपॉइंटेड डेट मतलब जिस दिन वो बैलेंस शीट इज डिसाइडेड फॉर वैल्यूएशन। एंड अकाउंटिंग इज डन एज पर फिगर्स एक्वायर ऑब्टेन्स कंट्रोल, ये आगे भी आएगा, तुरंत आ रहा है। तो अपॉइंटेड डेट कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपॉइंटेड डेट अभी एस 3 इंड एस में 103 में अपॉइंटेड डेट का इंपॉर्टेंस वैसे कम हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो इंड एस 3 नेक्स्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी तक ज्यादा पूछा नहीं है बट पूछ सकते हैं कि एक्विजिशन मेथड कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है, हाउ टू आइडेंटिफाई, दैट इज द क्वेश्चन। सो पहला स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द एक्वायरर, एक अलग से एंटिटी है एक्वायरर हु इज रेडी टू एक्वायर द बिजनेस अलोंग विद एसेट्स एंड लायबिलिटी। सो बिजनेस मतलब कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, एंड कंट्रोल पता है हमको, इट कैन बी बाय वोटिंग राइट्स, इट कैन बी बाय उसके सारे रिस्क मेरे पास आ गए, प्रॉफिटेबिलिटी मेरे पास आ गई, करेक्ट,
सिंपल। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स मेरे पास आ गए, आई एम कंट्रोलिंग द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द एक्वायरर, कौन हमारी कंपनी को ले रहा है। सेकेंड, एक्विजिशन डेट। AS 14 में अभी देखा हमने, वहां पे हम बोलते हैं अपॉइंटेड डेट, बट यहाँ पे क्या है, एक्विजिशन डेट। ध्यान से देखिए, एक्विजिशन डेट का मतलब है द डेट ऑन विच एक्वायरर, द डेट ऑन विच एक्वायरर ने टारगेट कंपनी पे कंट्रोल जमा लिया, दैट डेट इज कॉल्ड एज द एक्विजिशन डेट। एग्जाम्पल भी आएगा, इन अदर वर्ड्स द डेट ऑन विच द एक्वायरर लीगली ट्रांसफर्स, द डेट ऑन विच acquirer legally transfer the consideration, gets the assets। नॉर्मली ये होता है, कभी कभी अलग हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल, डेट ऑफ ऑब्टेनिंग कंट्रोल इज 1 जुलाई, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज 15 जुलाई। पैसे दिए 15 जुलाई को, लेकिन कंट्रोल कब आया, 1 जुलाई। सो इंपॉर्टेंट क्या है, कंट्रोल, एंड देयरफॉर एक्विजिशन डेट शैल बी जिस दिन आपके पास कंट्रोल आया। एक्विजिशन डेट विल बी 1 जुलाई एंड पैसे दिए वो नहीं। सो स्टेप 1 एक्वायरर को आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2 डेट, जिस दिन उसके पास कंट्रोल आया। तीसरा, मेजर द कंसिडरेशन, पैसे कैसे दिए, खरीद लिया ना एसेट, सारे लाइबिलिटीज ले लिया, तो कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड इज द टोटल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड। लाइबिलिटी भी आ गई है, इक्विटी भी दिया है। सो जो हमने पैसा दिया, ऐसा से ज्यादा दिया तो भी गुडविल है, कम दिया तो रिजर्व में है, बट जो एक्चुअल डील हुआ है वो कंसिडरेशन को आइडेंटिफाई करो, दैट इज स्टेप 3। स्टेप 4, रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग द एसेट्स। एग्जैक्टली अकाउंटिंग करना है ना, तो अकाउंटिंग के लिए कौन से एसेट लिए, कौन से लाइबिलिटी लिए, एंड एनी अदर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आगे आ रहा है वो। एग्जाम्पल बताता हूं कि मैंने एक कंपनी में 80% शेयर खरीद ली, तो मेरे पास कितना कंट्रोल है, 80% मेरा है, 20% बाहर किसी और का है ना। लेकिन तो 20% जो बाहर का है उसको बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मेजॉरिटी 80% मेरे पास, 20% किसी और के पास। सो है नहीं, मेरे पास नहीं है ना, वो नॉन कंट्रोल, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल किस पे है, मेरा कंट्रोल है 80% पे कंट्रोल, और जो 20% है दैट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर ई, रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग गुडविल। अगर आपने ज्यादा दिया होगा तो उसे गुडविल के नाम से रिकॉर्ड होगा। गुडविल इज द एक्सेस, ज्यादा कंसिडरेशन पेड बाय द एक्वायरर, दैट इज पॉइंट नंबर ई। सो दैट कैन बी द 5 marks question कि how to identify a combination as per Ind AS 103। so goodwill कैसे होगा, अभी देखा excess, so A minus B, A total of consideration दिया, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू, एंड पहले अगर मेरे पास कोई शेयर थे उसकी वैल्यू, पहले से लिए थे बाद में और लिए, एंड माइनस A माइनस B, माइनस क्या है, नेट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। यहां से मैंने पैसे दिए, वहां से एसेट लाइबिलिटी लिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर ज्यादा पैसे दिए तो गुडविल। सो अभी मैंने बताया नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, देखते हैं। सो मेजरिंग नॉन कंट्रोलिंग, so non-controlling interest, NCI, also called as minority, is the portion of equity not controlled by the parent। एग्जाम्पल देखो, ABC Limited controls 85% of XYZ। ओके, एबीसी कंट्रोल्स 85%, मतलब बचा हुआ 15% क्या हुआ, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, माइनॉरिटी। इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके, जो कंसोलिडेट मतलब दोनों का क्लब करके, होल्डिंग सब्सिडरी दोनों का क्लब करके जब करते हैं तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज, बताना पड़ता है। एसेट तो जोड़ दिए, सब जोड़ दिया, लेकिन मेरा 100% नहीं है ना,
मेरा उसमें 80%, 85 है, सो बाकी जो नहीं है मेरा वो बताना जरूरी है। डिस्क्लोजर इज मैंडेटरी। एंड डिस्क्लोजर के दो मेथड्स हैं, वो भी यहाँ पे दिए हुए देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। सो PQ acquired 60% ऑफ इक्विटी ऑफ RS। सो 150 करोड़ में 60% ले लिया। अब ध्यान से देखो, 60% है 150 करोड़ में, तो 60% क्या हुआ? मेजोरिटी। सो 60% लिया मैंने 150 करोड़ में, इसका मतलब 40% मेरे पास नहीं है ना। सो 40% इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 60% है 150 करोड़, तो 40% कितना आएगा? 100 करोड़। तो 100 करोड़ विल बी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसे बोलते हैं फेयर वैल्यू मेथड। ये देखिए 60% इज 150, देन नॉन कंट्रोलिंग आउटसाइडर्स इज 100। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दूसरी मेथड है उसको बोलते हैं नेट एसेट मेथड। अब मैंने दिए 150 करोड़ 60% के लिए, और उसकी एसेट की वैल्यू थी 120 करोड़। सो 120 एसेट वैल्यू है, उसमें से मेरा 60% हुआ, तो बाहर वालों का कितना? नॉन कंट्रोलिंग है देखिए। सो 120 इज एसेट, उसमें नॉन कंट्रोलिंग का 40, सो 48। सो अगर आप फेयर वैल्यू मेथड से जाते हो तो प्रोपोर्शनेट करना है, तो वैल्यू आएगी 100 करोड़। अगर सिर्फ एसेट वैल्यूएशन पे जाते हो तो ऑब्वियसली आंसर अलग आएगा। सो बेसिक मीनिंग क्या है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का? कि मैं मेजोरिटी हूं, वो जो माइनॉरिटी है दे आर नॉन कंट्रोल। उनका स्टेक, उनका हिस्सा दिखाना जरूरी है एज अ पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल। सो सवाल आएगा कि जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया तो अकाउंटिंग कैसे करें? व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग रूल्स? सो फॉलोइंग प्रोविजंस आर गिवन अंडर कॉमन कंट्रोल, एंड कॉमन कंट्रोल में पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज होगा। एज पर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट देखो, एसेट एंड लाइबिलिटीज आर कैरिंग अमाउंट, मतलब बुक वैल्यू। कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यूज पे रिकॉर्ड होंगे। नो एडजस्टमेंट इज मेड इन द वैल्यूज। देन कंसिडरेशन may consist of securities or cash or others and recorded at face value. Retained earnings will be simply added, appearing in the balance sheet. Identity of reserve shall be reserved, and कुछ excess अगर होगा तो it will be recorded as goodwill. Excess it's a mismatch. कैसा है ना, थोड़ा सा mix and match method है। कुछ methods, कुछ rules वहां के हैं, कुछ rules यहाँ के। Okay, that's how it is used. ठीक है। So मेन पॉइंट्स क्या आएंगे? मीनिंग ऑफ इंड एस नॉट एप्लीकेबल, डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, एंड अभी जो लेटेस्ट आने के चांसेस हैं अगले एटम में, दैट इज ये वाला कि एक्विजिशन मेथड। ये 5 पॉइंट, आइडेंटिफाई एक्वायरर, तो ये आने के चांसेस ज्यादा हैं इन द अपकमिंग अटेम्प्ट। चलिए कुछ पुराने सवाल भी देखते हैं। वेदर AS14 इज एप्लीकेबल टू डीमर्जर? द आंसर इज नो, बिकॉज डीमर्जर क्या है? डीमर्जर ये है स्प्लिटिंग द बिजनेस, टुकड़े करते हैं बिजनेस के। और अमलगमेशन में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। सो डीमर्जर, ये देखिए, डीमर्जर इज अ मेथड वेयर बिजनेस इज कंपनी सेपरेटेड। पार्टीशन है, डिवीजन है। ओरिजिनल कंपनी को बोलते हैं डीमर्ज कंपनी, और जो नया कंपनी बनता है उसको बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी। एंड यू नीड टू रिमेंबर दीज टू केस लॉज। पहला है सोनी इंडिया एंड सोनी सॉफ्टवेयर, एंड रूल देखिए, AS14 इज एप्लीकेबल ओनली टू अमलगमेशन एंड नॉट टू डीमर्जर। AS14 इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज अमलगमेशन जोड़ना है, डीमर्जर तोड़ना है, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अलग अलग तरीके से सवाल पूछे गए हैं कि आरओसी ने ऑब्जेक्शन लिया, इनकम टैक्स ने ऑब्जेक्शन लिया, उसने ऑब्जेक्शन लिया कि AS14 क्यों नहीं यूज किया। सबका आंसर एक, सबका मालिक एक,
AS14 does not apply to demerger. So पहला केस है सोनी इंडिया वर्सेस सोनी सॉफ्टवेयर, एंड दूसरी केस ये भी याद रखना है नाम केस का, गैलॉप्स रियलिटी, गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है। अगेन सेम, AS14 इज एप्लीकेबल ओनली टू अमलगमेशन। सो दोनों केसेस सोनी वर्सेस सोनी एंड गैलॉप्स रियलिटी, AS14 does not apply to demerger. And coming to the end, internal reconstruction. So internal reconstruction मतलब क्या है? बिजनेस अच्छा काम नहीं कर रहा है, बिजनेस नीचे जा रहा है, डूब रहा है, तो उसको बचाने के लिए we have to do some actions. So when a company incurs losses for a number of years, balance sheet does not show a true position. हमने अकाउंट्स में किया होगा, आपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं हम लोग, आपको याद होगा, मे बी ग्रेजुएशन में किया होगा, एग्जीक्यूटिव में किया हुआ याद हो सकता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं। सो एसेट्स आर ओवर वैल्यूड, और उसको हमको सही लेवल पे लाना है। द सिचुएशन डज नॉट शो अ ट्रू पिक्चर, बैलेंस शीट दिखती बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत सारे एसेट्स की वैल्यू ही खत्म है। मतलब क्रेडिटर्स को पे करने के लिए पैसे नहीं है, प्रेफरेंस वालों को देने के लिए, डिविडेंड के लिए पैसे नहीं है, करेक्ट, सो लोन का इंटरेस्ट देने के पैसे नहीं है, सो बिजनेस इज इन अ वेरी बैड सिचुएशन। तो उसको ठीक करने के लिए वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स। सच सिचुएशन रिक्वायर्स रिकंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जहां पे एसेट्स आर रिवैल्यूड, लायबिलिटीज आर नेगोशिएटेड, सर्टेन लॉसेस आर रिटर्न ऑफ, पुरानी कंपनी नॉट लिक्विडेटेड, दैट मींस पुरानी कंपनी कंटिन्यू होती है, लेकिन क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो जाती है, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, और एक न्यूली क्रिएटेड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। सो कॉस्ट रिडक्शन, सर्टेन यूनिट्स बंद कर सकते हैं, देन टर्मिनेशन ऑफ मेजर प्रोग्राम्स, कुछ अगर कंपनी में कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं, एंड मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, एनीथिंग टू सेव द कंपनी फ्रॉम वाइंडिंग अप। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज अ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सिचुएशन. And that brings us to the end of this topic, of this revision session of accounting aspects of mergers and amalgamations. So I'm sure you enjoyed it, I'm sure you liked it, I'm sure you want to write it correctly and score maximum marks. Okay, so my name is CSCSCMA Prasad Bhatt. If you like the video, please say सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अगर कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स है मुझे बताइए, अच्छे कमेंट्स है दुनिया को बताइए, ठीक है? So I'll see you in the next video. तब तक keep studying, happy studying, score an exemption, and all the best.